हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और जो भी लास्ट है वहाँ तक हम करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किया है। अब हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है। देखिए यहाँ पर हमें इसका SCF दिया हुआ है, मतलब महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है मासा 306 और 607 का। क्या दिया हुआ है? 9। और देखिए हमें LCM दिया है 306 और 607 का। क्या दिया है? वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे। इसमें हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर यहाँ पर होता है SCF इंटू LCM। ठीक है, तो देखिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं और हमें SCF दिया हुआ है, हमें LCM निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। देखिए संख्याओं गुणनफल, संख्या हमारी क्या क्या है? 306 और 657। 306 गुणा 657। ठीक है, गुणा कर लिया। SCF देखिए हमें दिया है 9 इंटू LCM हमें निकालना है। ओके, अब हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इधर LCM, अब देखिए ये 9 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा 306 गुणा 657 अपॉन 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 3 से कट कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6। अब ये देखिए 3 से दोबारा कट जाएगा। ये हो गया 3 तिया 9 और 3 चौके 12। LCM बराबर क्या हो गया? 34 इंटू 657। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा? 22, 33, 8। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बस इसमें सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और आंसर निकालना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था और 3 2 किया था। ठीक है, 2 में हमें 2 वाला किया था। अब देखिए अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए पहले तो आप इसका मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये कह रहा है हमें 6 की पावर n दिया है। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है कि हमने n क्या है? देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि 6 की पावर n, यानी कि मैं 6 की पावर n अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊँ तो यहाँ 6 आएगा। 6 की पावर 2 कर दिया मैंने, यहाँ देखिए 36 आ गया। 6 की पावर 3 कर दिया, यहाँ आ गया 216। सही है। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे कोई n की कुछ यहाँ पे वैल्यू रखूँ, जैसे मैं n की जगह 10 रखूँ या n की जगह मैं यहाँ पे 12 रखूँ। तो जो भी यहाँ पर संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, 4, 7, 8 आ गया, उसके पीछे आ जाए 0। मुझसे ये कह रहा है। ठीक है, समझ में आया? सवाल हमें क्या कह रहा है कि हमें ये बता दो भाई कि क्या ऐसा संभव है कि 6 की पावर n मैंने ले लिया तो यहाँ पर मैं n की कोई ऐसी वैल्यू लगा दूँ कि जो संख्या सॉल्व करने के बाद आए उसमें पीछे 0 आ जाए। ये तो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं समझती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब हमें इसकी जाँच करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले देखिए आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मेरी रफली वर्क समझ लीजिए इसको। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम इधर करेंगे, पहले आप रफ समझ लीजिए मेरा थोड़ा, मैं क्या कह रही हूँ। देखिए किसी भी संख्या में सबसे पहले ये समझिए, जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि इस संख्या से भाग चला जाएगा? एक तो विभाज्यता के नियम है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे मैंने लिया 15। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये बता दो भाई कि इसमें 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम जानते हैं भाई 5 से 15। एक तरीका ये है कि जिन संख्याओं के पीछे 0 या 5 आता है उसमें 5 से भाग जाता है। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। अब देखिए एक और तरीका होता है। क्या होता है? देखिए हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पंजे 15। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 में सीखा था। ठीक है, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। 3 पंजे 15। अब देखिए अब मुझे इसमें ये बताना है कि इसमें 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर करे तो 3 इंटू 5 आया, तो देखिए इसमें 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 में 5 से भाग जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखिए इसी का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 6 का। ठीक है, 6 सही है। अब
6 से मुझे ये बताना है कि ये बता दो भैया 6 से 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने 6 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, 2 तिया 6, ठीक है। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 6 लिखा फिर 2 में भाग लगाया, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाया 3 एकम 3, ठीक है। तो देखिए अब ये बताइए, अब इसके अंदर देखिए 2 आ रहा है, इसका मतलब 6 में देखिए 2 से भाग चला जाएगा। इसके अंदर देखिए 3 भी आ रहा है, इसका मतलब 6 में 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। किसी संख्या से भाग कब जाता है, जब वो संख्या उसके गुणनखंड में आ रही होती है, सही है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए पहले में इसमें थोड़ी हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिना लैंग्वेज के हम नहीं लिख सकते, ठीक है। यदि किसी n के लिए 6 की पावर n शून्य का मतलब 0, ठीक है, 0 पर समाप्त होगी तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, सही है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि देखिए अब अगर मैं इसके ऊपर कोई पावर लगाऊं, जैसे मैंने 6 के ऊपर कोई भी पावर मान लीजिए, मतलब n मैंने कोई भी पावर लगा दी, अब मेरे पास कोई नंबर आ गया 1 2 3 7 0, लास्ट में 0 आ गया। लास्ट में 0 का मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के पीछे 0 या 5 आता है तो ये 5 संख्या विभाज्य होगी। देखिए ये नियम, ये बात हमने इसमें लिख दी है ऐसे ही। अब देखिए आगे, तो देखिए अगर ये संख्या 5 से विभाज्य होगी तो जब मैं इसके गुणनखंड करूँ तो इसके गुणनखंड में मुझे 5 मिलना चाहिए। देखिए 2 × 3, लेकिन इसमें तो 5 आता ही नहीं है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि जब हम संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो जो अंक आते हैं संख्या उससे विभाज्य हो जाती है, ओके। अब देखिए अब मैंने किया 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, फिर आपको अभाज्य संख्या वगैरह अच्छे से क्लियर होगी। अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये संख्या 5 से विभाज्य होगी तो जो 6 की पावर n है उसमें अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो देखिए हम 6 की पावर n के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए करते हैं भाई। अब देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 × 3। अब देखिए इसमें तो 2 × 3 आया। अब देखिए इधर का रफ काम है, ठीक है, ये फेयर हो रहा है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या 5 नहीं है। अब इसमें भाई 5 तो है ही नहीं, अतः 6 की पावर n में ऐसा कोई n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो। समझ में आया? देखिए अब वही हमने इसमें गुणनखंड करे तो हमें तो गुणनखंड में तो इसमें 5 मिल ही नहीं रहा। हमें देखिए इसके गुणनखंड देखने। अब आप ये मत कहने लगिए कि इसके गुणनखंड देख लीजिए, भैया हम इसको जो भी पावर लगाएंगे वो इस पर लगाएंगे ना, तो इसके अंदर देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए हमने इसके 2 × 3 कर लिया। अब देखिए निकला ही नहीं, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें n का नंबर ऐसा कोई n नहीं है जिसके लिए संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। वैसे भी देखिए एक नियम है कि 6 के ऊपर आप चाहे कितने की भी पावर लगा दो, ठीक है, कितने की भी लगा दो भाई, लेकिन लास्ट में जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा, चाहे 2 4 6 8 9 कितना भी लिख लो। अब यहीं आप देख लीजिए, जब मैंने 6 × 6 करा, फिर 6 × 36 जगह 36 वो 6 का स्क्वायर 36 करा। अब देखिए 6 का 3 लगाई तो 216 आया। तो पीछे क्या आता है 6 आता है। ओके, तो मैं समझती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है काफ़ी कि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें व्याख्या करनी है कि एक संख्या देखिए हमें ये दी हुई है, ठीक है, और एक संख्या हमें दी हुई है ये, और हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि भाज्य अभाज्य कौन संख्या होती हैं। यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका एक तो गुणनखंड खुद होती है, मतलब 1 होता है, और एक वो संख्या खुद होती है, इसके अलावा उसका कोई और गुणनखंड और होता है। ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब उसको खुद वो संख्या हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिया एक, कहाँ समझाऊँ मैं, देखिए यहाँ समझ लीजिए। जैसे मैंने 6 लिया, अब मुझे ये बताना है कि 6 बता दीजिए भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए 6 के गुणनखंड करने हैं, तो देखिए 1 हो जाएगा 6 का गुणनखंड, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब देखिए 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, उसके अलावा क्या आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। इसका मतलब देखिए 6 में किस किस से भाग जाएगा, 1 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, इसके अलावा किसी और से भी भाग जाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 से और 6 से ही भाग जाएगा, मतलब उस संख्या से या तो 1 से जाएगा या उस खुद संख्या से खुद से जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये बता दो भैया कि ये अभाज्य, ये वो हमसे कह रहा है कि जो भाज्य संख्या है, लेकिन ये बता दो क्यों है। ठीक। तो देखिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2 है, 2 सवाल हैं, एक ये एक ये है। तो हम पहले इस संख्या को इधर लिख लेते हैं, 7 गुणा 1 गुणा 13 प्लस 13, और इधर लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब देखिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन तीनों के बीच गुणा लगा है, तो पहले हम इन सबका गुणा कर लेते हैं। आप लोगों ने बॉड मास का रूल पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। देखिए पहले होगा गुणा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। ओके, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। ठीक। तो पहले हम इन सबका तीनों को गुणा करेंगे, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1001 प्लस अब 13। अब 1001 में जब मैं 13 जोड़ूंगी तो यहाँ हो जाएगा 1014। ठीक। अब जी 1014 मेरे पास संख्या आ गई इसकी। अब मुझे ये बताना है कि ये भाज्य है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके गुणनखंड कर लेती हूँ। सबसे सिंपल प्रोसेस है। 1014 के मैंने गुणनखंड कर लिए, 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 4। फिर इसके बाद जाएगा 3 से 5, 3 एकम 3, ठीक है, 3 छीने 18, 3 में 27। फिर इसमें 13 चला जाएगा, 13 बार जाएगा, फिर 13 से 13 कम 13। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया और 13 आ गया। इसका कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, 13 आ गया और क्या आ गया, देखिए 13 आ गया, सही है। और इसका एक तो खुद तो होता ही है और खुद वो संख्या भी होती है। अब देखिए इसके क्या आ गए, ये तो और ये इसका गुणनखंड है, मतलब इससे तो इसमें भाग चला जाएगा और इससे भी चला जाएगा। अब देखिए उसके अलावा एक 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, भाज्य। तो इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिख लेना है। देखिए इस संख्या के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है। अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है। आपको पेपर में इसी तरीके से पूरा करके आना है। ठीक है, इसे लिखना है, ऐसे गुणनखंड करके दिखाने हैं और फिर लैंग्वेज भी लिखनी है। ओके, अब देखिए इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए +5 है लास्ट में। पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई हमारा आएगा, ये 5041 और फिर +5, तो यहाँ हो जाएगा 5040 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5045। ठीक। अब इसके मैं गुणनखंड कर लेती हूँ 5045 के, कर लीजिए भाई। सबसे पहले 5 से डिवाइड जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 में 45। अब देखिए अब हम दोबारा किससे करें तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप, इसका एक गुणनखंड आ गया 5 और एक क्या आ गया 1009। जो संख्या बच गई वो इसका गुणनखंड ही तो हो गया। और देखिए एक मैंने फिर से गुणा लगा दिया, ठीक है, गुणा नहीं लगाना है, सॉरी। अब देखिए 1000, ये तो खुद तो ये गुणनखंड है ही, और एक 1 है,
तो बन तो इसका ये है। अब देखिए इसके अलावा एक हमें ये मिल गया, ये हमें मिल गया, मतलब 5 से भी संख्या भाग चला जाएगा और इससे भी चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके हमें एक से अधिक गुणनखंड मिल गए, अतः यह संख्या भाज्य है। तो बिल्कुल जो सेम लैंग्वेज यहाँ लिखी है वही लैंग्वेज हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसमें इस संख्या के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म। देखिए क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18। एक कोई भाई देखिए मैदान है, ये गोल है और यहाँ से चली सोनिया, ठीक है। सोनिया एक चक्कर लगाती है, उसे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ओके, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? एक भैया रवि है, रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। और वो दोनों एक ही स्थान से, अब मान लीजिए वो लोग यहाँ से चले, उसने इधर चक्कर लगाया, इसने ऐसे लगाया, एक ही स्थान से एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। और ये बताना है कि जी बता दो भैया कि वो पुनः कब एक साथ मिलेंगे, ठीक है। मतलब दोबारा कब ऐसा टाइम आ गया कि वो एक साथ मिल जाएंगे। अब देखिए ये तो 18 मिनट में चक्कर लगा के आएगी, अब ये 12 मिनट में चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब जी अगर यहाँ से चला तो ये तो 12 मिनट में चक्कर लगा के यहाँ पे तुरंत लौट आएगा। लेकिन सोनिया तो बेचारी 18 मिनट में आएगी, तो वो तो बाद में आ पाएगी, तब तक रवि तो निकल जाएगा। तो हमें एक ऐसा समय बताना है कि ऐसा कब होगा कि जब रवि ऐसे चक्कर यहाँ लगा कर आएगा और सोनिया आएगी, तो वो दोनों दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों में हम करते हैं LCM, ठीक है, ये इसका रूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। तो देखिए हम इन दोनों का LCM निकाल देंगे। सोनिया, तो देखिए सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ओके, उसके बाद रवि है, रवि को लगते हैं 12 मिनट। हमें ये बताना है कि वो दोनों फिर कब मिलेंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 18 और 12, इनका LCM निकाल देंगे। अब देखिए LCM आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या फिर इस तरीके से निकाल दीजिए, कैसे भी निकाल दीजिए, ठीक है। 2 में 18, 2 छेंगे 12, 2 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसका देखिए LCM क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ गया इसका LCM। तो इसका मतलब हो गया कि 36 मिनट बाद, ठीक है, सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ये यहाँ पर लास्ट हो गई, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में हम अगली वीडियो में 1.2 करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।